अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक है हमारा ग्रेट डिप्रेशन। 1930 से 1940 तक एक पीरियड आता है ग्रेट डिप्रेशन का। उसमें पूरी दुनिया की इकॉनमी बैठ जाती है, यूएस की भी बैठ जाती है। पर यूएस जो है एक लीडिंग रोल इख्तियार करता है। ना सिर्फ अपने यूएस में ये अपनी इकॉनमी बेहतर कर पाता है पर पूरी दुनिया में। तो आज हम ग्रेट डिप्रेशन देखने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन से ही इन्होंने कैसे निकले थे और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील क्या है। तो आज हम सिर्फ मसले पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन से क्या इफ़ेक्ट्स हुए और फैक्टर्स क्या थे, वजूहात क्या थे ग्रेट डिप्रेशन के। ग्रेट डिप्रेशन हमारे पास 1929 में स्टार्ट होता है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है स्टॉक मार्केट क्रैश। और अगर उसमें भी पर्टिकुलर बात करें तो ब्लैक ट्यूसडे जी स्टार्ट है हमारा ग्रेट डिप्रेशन का। 1941 में जाके ये ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म होता है जब यूएस वर्ल्ड वार टू में एंट्री करता है। एंट्री करने से ये होता है कि आपकी एम्यूनेशन इंडस्ट्री और जो आपकी वार से रिलेटेड जितने भी वेपन्स हैं जो बन रहे होते हैं पूरी दुनिया को इन्होंने सप्लाई करने थे, उसमें एक बड़ा इंक्रीज़ आ गया और वुमन को भी इन्होंने शामिल कर लिया बड़े हद तक। और अफ्रीकन अमेरिकन को भी शामिल कर लिया, तो इन्होंने इनकी जो इंडस्ट्रियाँ हैं काफ़ी ग्रो करने लगी। और वर्ल्ड वार टू में इंटर होते होकर 1941 में ये डिप्रेशन ख़त्म हो गया। अच्छा, ये ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड वार वन के बाद शुरू हुआ है। स्लोली एंड ग्रेजुअली 1929 में जो है वाज़ेह तौर पे सामने आ गया कि ये इतना सीरियस क्राइसिस है। ये यूरोप में भी आया, एशिया में भी आया, अमेरिका में भी आया। ओके, आगे चलते हैं। ग्रेट डिप्रेशन जो है रिप्रेजेंट करता है डार्केस्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री अमेरिका की। और इसमें जो है इनकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू डाउन हुई। अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो एक सीरियस क्राइसिस का शिकार हो गई। ये हैं हमारे पास कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ। स्कॉलर्स जो है वो नहीं राज़ी होते कुछ बातों पे। तो फैक्टर्स जो ये वो हैं जो एक पूरे हिस्टोरियंस मानते हैं कि हाँ यही फैक्टर्स हैं। वैसे इसके 100 फैक्टर्स और भी होंगे, पर कोई हिस्टोरियन लिखता है कि ज़रूरी है, कोई लिखता है ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और यहीं से 1929 में ये डिप्रेशन शुरू होता है। फिर फार्म के क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। डस्ट बाउल ड्राट आता है, एक कहत आता है 6 सालों का। तो उसकी वजह से फार्म क्राइसिस होते हैं। ओवर प्रोडक्शन हो जाती है इंडस्ट्री में, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में ये जो है बड़ी स्पीड से प्रोडक्शन बना रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एमिनेशन की और वेपन्स की। अचानक से वर्ल्ड वार वन जब ख़त्म होती है तो अब इतना सरप्लस जो है वो कौन खरीदेगा हथियार। वार तो ख़त्म हो गई, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई वार, और इनका कर्जा भी बढ़ गया काफ़ी मुल्कों का। अब वो दूसरे मुल्क इतनी उसमें नहीं थे पोजीशन में कि इनसे और हथियार खरीदें। इनसे हथियार नहीं खरीदे गए तो इनकी इकोनॉमी बैठ ही गई, इंडस्ट्री इस तरह बैठ गई। और एग्रीकल्चर जो है इसलिए बैठ गया क्योंकि वार के टाइम पे एक आर्गुमेंट है कि वार के टाइम पे इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा खाता है और उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जंग लड़ने के लिए। और उसके अलावा मतलब वो इस तरह की चीज़ें नहीं देख रहा होता, तो एग्रीकल्चर की भी ओवर प्रोडक्शन हो रही थी वार के टाइम पे। पर वार के बाद क्योंकि सप्लाई भी कर रहे थे, ये दूर दराज इलाकों में सप्लाई भी कर रहे थे जहाँ जंग चल रही थी, तो वो भी ख़त्म हो गई। तो ये इनसे कोई परचेज़ नहीं कर रहा था, तो एग्रीकल्चर का भी हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास है 1929 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये हम देखते हैं आगे कैसे। उसके बाद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये हम देख चुके हैं पहले भी। गिल्डेड एज में हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन अपनी पीक पे है, पर अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वेल्थ की। 1% जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो 70% तक के शेयर रख के बैठे हुए हैं। 70% उनकी दौलत जो है अमेरिका की 1% के पास है, बकाया 99% के पास जो है वो 30% है। तो इस हद तक जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर इनकी मॉनेटरी पॉलिसी, ये शुरू से ही एंटी फेडरलिस्ट का था कि हम जो है रेगुलेशन नहीं रखते, वीक रेगुलेशन रखते हैं, फ्री मार्केट लिबरलाइजेशन चलने देते हैं, कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं लगाते हैं। तो लेक ऑफ एब्सेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी ग्रेट डिप्रेशन आता है। नंबर ये हाई टैरिफ्स एंड वार डेट्स,
हाई टैरिफ्स उसी तरह, हाई टैरिफ यानी इंपोर्ट्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाएं, क्योंकि आपको अपनी इन लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है। तो इसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। प्रोटेक्शनिज्म की वजह से जब पूरी दुनिया ने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज़ लगाई, तो आपस में इनकी ट्रेड ही ख़त्म हो गई। हर एक मुल्क चाह रहा है कि मैं अपनी ही कंट्री में से ही सारी चीज़ें निकालूं और बाहर से कोई चीज़ परचेज़ ना करना पड़े। तो तकरीबन जितनी भी सप्लाई चेन थी ये सारी डिस्टर्ब हो गई थी और कोई भी एक दूसरे से परचेज़ नहीं कर रहा था। तो फॉरेन इकोनॉमी तो किसी की बन ही नहीं रही थी। और कर्ज़ा, कर्ज़ा भी अहम वजह रखता है कि यूएस ने जो है 10 बिलियन का डॉलर का कर्ज़ा दिया था वर्ल्ड वार वन में अपने एलाइज़ को। तो वो इनको वापस नहीं मिला था, ना ही उनके वापस करने की नीयत नज़र आ रही थी। शुरू करते हैं काजेज़, एक एक को डिटेल में देखते हैं। डस्ट बाउल ड्राट, ड्राट कहते हैं कहत को। ये इस कहत का नाम देते हैं। 30 से 36 के दरमियान आए, 6 साल का कहत चलता है। इस कहत में जो है वो फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी 1 मिलियन जो है उनकी फार्म लैंड तबाह हो जाती है और फाइनली इनको माइग्रेट करना पड़ता है रूरल से अर्बन में। एक वजह ये है। नंबर दूसरी वजह है फार्म की ओवर प्रोडक्शन। फार्म की ओवर प्रोडक्शन इतनी हो गई कि जो ज़मीन है खेत वाली, खेत की ज़मीन 69 पर एकड़ डॉलर चल रही होती थी। तो इसकी प्राइस 1920 में $69 थी। तो ये चली गई $31 पे, मतलब तकरीबन आधी से भी कम हो गई 1930 में। तो सिर्फ 20 साल में हाफ प्राइस हो गई है। और अगर आप समझें इंडस्ट्रियलिस्ट कमा रहे हैं $750 पर मंथ या पर ईयर कर लें, तो ये कमा रहे हैं $273 सिर्फ एग्रीकल्चर वाले। अच्छा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा था क्योंकि 30% अमेरिकन इकोनॉमी उस टाइम पे एग्रीकल्चर पे चलती थी और बकाया सर्विसेज और इंडस्ट्रीज से चलती थी। तो फार्म की ओवर प्रोडक्शन हो गई थी। उसके बाद ओवर प्रोडक्शन है हमारी इंडस्ट्री में। एमिनेशंस और इनसे कोई ख़रीद नहीं रहा था चीज़ें, तो इनकी चीज़ें ज़ाया जा रही थी। एक और फैक्टर भी था कि क्या कर रहे थे अमीर लोग जिनकी अपनी इंडस्ट्रियाँ थी, वो अपनी उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई नहीं। उनकी वेजेस जो हैं वर्कर्स की इतनी कम हो गई कि जो प्रोडक्ट्स जो है बन रही थी इंडस्ट्रियों में, वो कोई भी नहीं खरीद पा रहा था। मतलब वो इतनी सरप्लस होती जा रही थी, लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं थी कि वो खरीदें। और इन्होंने हाई टैरिफ लगा रखे रखे थे कि बाहर से भी लोग नहीं खरीद सके। तो लोग वैसे भी गरीब हो रहे थे और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, उनके लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और परचेज कोई भी नहीं हो रही। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो अमीर, गरीब और गमीर गरीब। तो यहाँ पे जो है 1920s में अ, ये दिखाते हैं कि 1% जो है वो 75% इंक्रीज़ लेता है अपनी इनकम का। पर जो 99% है इनकी पॉपुलेशन, वो सिर्फ 9% इंक्रीज़ देखती है। 80% लोगों के पास अमेरिका में कोई सेविंग्स ही नहीं बची। मतलब हैंड टू माउथ हो गए, जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। 4 वजूहत हो गई। पांचवी वजह ये है स्टॉक मार्केट क्रैश। हालांकि ये फर्स्ट होनी चाहिए, ये पांचवी पे आ गई है। तो यहाँ से जी ये आपका क्रैश शुरू होता है और यहाँ से एक दिन में, जिसे ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं, एक दिन में 1929 में 1 करोड़ 30 लाख का शेयर कम होता है एक ही दिन में मार्केट का। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्यों कम हुआ है? क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हो रहे थे, मॉनेटरी पॉलिसी की एब्सेंस थी और फ्रॉड और इलीगल जो है एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी इनमें स्टॉक मार्केट में। तो एकदम से जो है धचका लगा है मार्केट को और मार्केट क्रैश हो गई। काफ़ी लोगों ने अपने शेयर्स जो है उनके ख़त्म हो गए। उसके बाद है छठे नंबर पे हमारे पास वार डेट। तो जंग वर्ल्ड वार वन पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पे हुई है, मैसिव लेवल पे, कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई है। तो उसके लिए यूएस ने कर्जा देता गया और फाइनली 10 बिलियन कर्जा हो गया वर्ल्ड वार वन के एंड होने में। अब यूएस ने $10 बिलियन जो कर्जा दिया हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ इस पोजीशन में नहीं थे कि वापस दें। जर्मनी पे इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, आपको याद हो कि इन्होंने रखा कि जर्मनी सारा कर्जा पे करेगी, रिपेरेशन कॉस्ट, क्योंकि वर्ल्ड वार वन में गलती उनकी है। तो इन जर्मनी अब कितना प्रोड्यूस करेगी? इतना तो प्रोड्यूस नहीं करेगी कि पूरी दुनिया को कर्जा दे दे। तो बहरहाल बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी सबके लिए। तो यूएस ने बाद में डेविस प्लान
इंट्रोड्यूस कराया था कि हम जो है जर्मनी को दोबारा कर्जा देते हैं। जर्मनी उसको पे करेगा ब्रिटेन को, ब्रिटेन पे करेगा वापस यूएसए को। तो ये था एक डेविस प्लान। डेविस प्लान के बाद इनका एक मार्शल प्लान आया कि हम जो है इसमें यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम आया। ये दो प्रोग्राम आए जिनमें जो है इन्होंने दोबारा से एक स्ट्रेटजी बनाई कि यूरोप से कैसे पैसे वापस लिए जाएं। इनिशियली तो पैसे देने पड़ रहे थे क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी उठानी थी, और बाद में जब उठ जाती तो जो है रेज हो जाती, तब इनसे पैसे वापस ले लेते। ओके, वार डेट हो गया हमारे पास। उसके बाद है हाई टेरिफ। हाई टेरिफ इस तरह के हमने देखा कि प्रोटेक्शनिज्म अपने पीक पे थी पूरी दुनिया में। कोई भी नहीं चाह रहा था कि हम इंपोर्ट्स करें, सिर्फ एक्सपोर्ट्स करें। तो इन्होंने हाई टेरिफ लगा रखे थे इंपोर्ट्स पे। तो पूरी दुनिया में एक ट्रेड कम हो गई थी। ट्रेड कम होने की वजह से ज़ाहिर है फॉरेन इकोनॉमी और कोई भी चीज़ नहीं बन रही थी। तो इस वजह से भी एक रीज़न थी ग्रेट डिप्रेशन की। साथ हमने रीजंस देखी हैं डिटेल में ग्रेट डिप्रेशन की। अब इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ग्रेट डिप्रेशन के। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास पहला फैक्टर, पहली जो जो है इफ़ेक्ट। मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो हैं वो अपनी जॉब लूज़ कर लेते हैं। 3% अनएम्प्लॉयमेंट से 25% अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है सिर्फ 4 सालों में। इतने मैसिव लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपकी बड़ी डिक्रीज प्लंज आता है। और कितना प्लंज आता है कि 33% आपकी जीएनपी डाउनफॉल कर जाती है। जीएनपी कहते हैं आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में एक ईयर में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 33% तक कम हो गई थी। उसके बाद है जी लाइफ सेविंग्स जो हैं आपकी ख़त्म हो गई थी। लाइफ सेविंग्स का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि 9000 जो बैंक्स हैं वो इन 6-7 सालों में ख़त्म हो गए थे, क्लोज़ हो गए थे। बैंक सरवाइव नहीं कर पा रहा था, तो सोचें लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे। 9000 बैंक ख़त्म हो गए क्योंकि लोगों ने सारा पैसा बैंक में से निकाल लिया, तो बैंक कैसे सरवाइव करेगा। तो सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं थी लोगों के पास, हैंड टू माउथ हो रहे थे। ये इफेक्ट पड़ा। ओके, अब जो है ये एक मैंने वैसे इंट्रो दे दिया है अगले लेक्चर का कि फेडरल लेवल पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एक इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रोग्राम ले आते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम, जिसमें ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं 4-5। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखते हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म करने में बड़ी आसानी हुई। और सिर्फ जो है 10 सालों में इतना बड़ा ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में से ख़त्म हो गया। पूरी दुनिया में इसकी लहर अभी भी चल रही थी। स्टॉक मार्केट में चेंजेस आ रहे थे कि अब लोग जो है ना मार्जिन पे स्टॉक्स नहीं खरीद कर सकते, लेवरेज पे स्टॉक खरीद नहीं सकते। पहले ये होता था किसी बंदे के पास 30,000 है तो ब्रोकर कहता था 30,000 है तो आप 10,000 मुझसे कर्जा ले लें और 40,000 इन्वेस्ट कर दें। अगर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ मुझे आपने जो है ना थोड़े से इंटरेस्ट पे 11,000 वापस कर दीजिएगा मुझे। तो ये लोग जो है कर्जा लेके स्टॉक्स खेलते थे, तो लेवरेज बनाते थे, मार्जिन बनाते थे। वो ख़त्म हो गई चीज़ें, इफेक्ट्स ये पड़ा। टैक्सेस जो है इंक्रीज़ हुए हैं ओवरऑल। जो वेल्दीएस्ट अमेरिकन हैं उन पे टैक्सेस ज़्यादा लागू करने पड़े हैं ताकि हमारी इकोनॉमी दोबारा से सस्टेनेबल हो जाए। टॉप टैक्स रेट देखें आप 35% है। ओके, अच्छा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एफडीआईसी। इसमें ये किया गया कि बैंक तो बंद हो गए, अब लोगों के पैसों को कैसे सेव रखा जाए और क्या किया जाए। तो इन्होंने बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे कि आप जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद कर रख लें, और बाद में ये बॉन्ड आपकी लक भी निकल सकती है कि बॉन्ड निकला है, प्राइस बॉन्ड निकला है। और नहीं भी तो आपने बॉन्ड वापस जब भी वापस देंगे आपके पैसे वही मिलेंगे।
तो कंक्लूड करते हैं 1929 से 1941 तक ये ग्रेट डिप्रेशन चला है। उसकी हमने 7 रीजंस देखी हैं जो मेजर हिस्टोरियंस मानते हैं। और 1% जो अमेरिकन थे उस टाइम पे 40% ऑफ वेल्थ होल्ड कर रहे थे। बकाया 60%, 99% जो है बंदे वो 60% वेल्थ जो है होल्ड कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और हम बकाया पीछे सारे फैक्टर्स देख के आए हैं कि ग्रेट डिप्रेशन ने किस तरह अमेरिकन इकोनॉमी को डाउन किया था। तो इनको रोअरिंग ट्वेंटीज़ भी कहा जाता है कि इस टाइम पे ये बड़ा बुरी हालत थी वेस्टर्न कल्चर की और ओवरऑल सोसाइटी की इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो ये था हमारा ग्रेट डिप्रेशन। नेक्स्ट टाइम हम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जो है पॉलिसीज़ देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन उन्होंने कैसे ख़त्म किया। यूएसए में 10 साल में सिर्फ ख़त्म हो जाता है, बाकी कंट्रीज़ में तो 40-40 साल लग गए। कुछ कंट्रीज़ हैं जो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पा रही। तो इस तरह से है, इनकी बड़ी लीडरशिप का रोल बड़ा अच्छा रहा है ग्रेट डिप्रेशन में। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस लेके आए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।